जय हिंद दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 10। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 9 को कंप्लीट कर लिया है और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 9 तक नहीं देखा है सभी लोग वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। जनरल साइंस से फ्रेंड्स आपको पूछे जाएंगे 20 सवाल और आपकी परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं और अगर यदि आप 20 में से अगर यदि 15 से 17 प्रश्न भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट में क्या होगा, थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। परीक्षा का डेट आपका रखा गया है 22/3/2026 और अब समय बहुत ही कम बचा है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और 20 प्रश्न को बिल्कुल विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस का पहला सवाल देखिए आपका बायोलॉजी से आ गया है। कोशिका विज्ञान निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अब ये जो कोशिका विज्ञान है जो है किससे संबंधित है ये अध्ययन? तो 91 का हम लोग आंसर करेंगे कोशिकाओं का। कोशिका विज्ञान क्या चीज़ का हम लोगों को नॉलेज देगा? तो कोशिकाओं के बारे में नॉलेज देगा। ठीक है, कोशिका विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित होती है और इसके अंतर्गत जो है कोशिकाओं, जो कोशिका मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे, है ना। कोशिकाओं की जो विभिन्न संरचनाओं और उसके कार्यों का जो है अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और कोशिका की बात करें कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम इसको रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कौन? रॉबर्ट हुक, ऐसे लिखा है रॉबर्ट हुक, यहाँ पे थोड़ा साफ साफ नहीं लिखा रहा है। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का खोज किया था और कोशिका विज्ञान जो है इसमें कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के आसपास में आते हैं। अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीने के उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? जो हम लोग जल को पीते हैं उसके लिए जो उपयुक्त जल होता है उसको क्या कहेंगे? 92 का हम लोग कहेंगे पेयजल। क्या कहेंगे? पेयजल। शुद्ध जल अलग चीज़ हो गया, वहनीय जल अलग चीज़ हो गया और जीवाणु रहित जल अलग चीज़ हो गया। लेकिन पीने के लिए उपयुक्त जो जल होता है उसको कहा जाता है पेयजल। ठीक है, पीने योग्य जल को क्या कहेंगे? पेयजल कहेंगे। और पेयजल जो है किसी भी प्रकार के दूषित पदार्थों से मुक्त होता है और इसमें जो है किसी भी प्रकार का संदूषण नहीं होता है। क्लियर? अगला सवाल 93, मृत जैव अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका देखिए 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मृत यानी कि इनमें से कोई नहीं मतलब उपभोक्ता का मतलब यहाँ पे नहीं है, उत्पादक का मतलब नहीं है, अपमार्जक का मतलब नहीं है। मृत अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थों के अपमार्जन या विघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम लोग कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। अपघटक। यहाँ पे ऑप्शन में अपघटक कहीं पर नहीं है, इसीलिए हम लोग इनमें से कोई नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या था फ्रेंड्स कि मृत जैव अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग अपघटक। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 94 नंबर प्रश्न है कि जब बल जो है दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? जब बल दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसको क्या कहेंगे? 94 का आंसर हम लोग करेंगे घर्षण। घर्षण बल जो है एक विरोधी बल होता है। घर्षण बल क्या होता है? एक विरोधी बल होता है जो दो सतहों के बीच में आपेक्षिक गति का प्रतिरोध करता है। जब भी कोई वस्तु किसी अन्य सतह पर गति प्रारंभ करती है, जो सतह द्वारा एक विरोधी बल वस्तु के संपर्क तल पर कार्य करता है, जो वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है, वही आपका घर्षण बल कहलाता है। आप लोग ये घर्षण बल बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि रिवीजन के अभाव में याद नहीं रहते हैं। सवाल क्या था कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे घर्षण बल। ठीक है, अगला सवाल देखिए 94, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? अब देखिए जो हमारा पृथ्वी है ऐसा कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है। ठीक है, क्या करती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो घूमने वाले जो होते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो 95 का हम लोग करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर गति जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करती है और गुरुत्वाकर्षण जो है वह आकर्षण बल है जो प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान के कारण
कार्य करता है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे हम लोग? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए बल का प्रयोग करता है, गुरुत्वाकर्षण बल का। अगला सवाल देखिए, जब बल्ब के अंदर का तंतु टूट जाता है तो बल्ब क्या होता है? अभी देखिए हर घर में एलईडी आ गया है, हर घर में एलईडी आ गया, लेकिन अभी से आप 10 साल पहले चले जाएंगे जब मोदी सरकार नहीं बना था, उस टाइम ना हर जगह लाल बल्ब होता था। लाल मतलब रेड बल्ब नहीं, उसको समझिएगा, जो लाल बल्ब नहीं होते थे व्हाइट कलर का, उसके अंदर में तार लगे होते थे, ऐसे तंतु ऐसे ऐसे करके, समझ गए? तो उसी से सवाल पूछ रहा है कि जब बल्ब के अंदर का तंतु टूट जाता है तब क्या होता है। 96 का हम लोग क्या आंसर करेंगे? हम लोग करेंगे सी, बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है। जब बल्ब के अंदर का जो तंतु टूटता है तो धारा का प्रवाह क्या होता है? रुक जाता है, और जिससे तंतु गर्म नहीं हो पाता है, और जब तंतु गर्म नहीं होता है तो उससे वो प्रकाश भी उत्पन्न नहीं होता है। तो इसको हम लोग सीधा सीधी क्या कहेंगे कि इसका अर्थात मतलब क्या मतलब हो गया कि इस दशा में जो है बल्ब फ्यूज हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग करेक्ट कर देंगे। समझे? आपके भी घर में कोई बल्ब ऐसा होगा जो फ्यूज हो गया होगा, लाल बल्ब बोला, उसको निकाल के देखिएगा, बीच में जो तार रहता है वो टूट गया हुआ होता है। समझे? 97 देखिए, दैनिक जीवन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक समक्षारीय लवण कौन सा है? दैनिक जीवन में प्रयुक्त किया जाने वाला 97 का आंसर हम लोग करेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सभी मादक पेय में खाली स्थान एक सक्रिय घटक होता है। 98 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी इथेनॉल। सभी मादक पद में इथेनॉल एक सक्रिय घटक होता है, और इसका प्रयोग जो है वार्निश के लिए, पॉलिश के लिए, क्लोरोफार्म के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, निर्माण में जो है प्रयोग में लाया जाता है। और इसका प्रयोग जो है मोटर वाहनों में पेट्रोल के साथ मिलाकर भी किया जाता है। किस चीज़ का? तो ये इथेनॉल हो जाएगा। समझ गए? इथेनॉल पेट्रोल एक बार चर्चा में बहुत आया था इथेनॉल। समझ गए? अगला सवाल देखिए 99, जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार क्या हो जाता है? आप कहीं भी घर बना रहे होते हैं, अभी कोई लोग बना रहा होता है, जो छड़ जो ना बाहर में फेंक देते हैं, सरिया बाहर में फेंक देते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, साइड में देखिएगा जंग लग जाएगा। लोहा का छड़ का कलर अलग रहता है, लेकिन जंग लगने के बाद उसका कलर अलग हो जाता है। तो अगर यदि किसी लोहे में जो है जंग लग जाए तो उसका स्थिति क्या होगा? उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा भार, घट जाएगा भार, वही रहता है, या फिर अनिश्चित, कुछ भी बोला नहीं जा सकता। तो 99 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, बढ़ जाता है। और इसका कारण क्या है? तो जंग के कारण जो है लोहे का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद जो है लोहे के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और जिसके कारण वजन में वृद्धि हो जाता है। अगला सवाल है कि लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होता है? लहसुन तो सभी लोग खाते होंगे, मांसाहारी लोग। ठीक है, मनुष्य किस प्रकार के हैं? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, और कुछ लोग सर्वाहारी, मतलब सभी लोग खा जाते हैं। तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि लोग सावन वावन में लहसुन नहीं खाते हैं, वो अलग मैटर है। सवाल की ओर लौटते हैं, लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होते हैं? लहसुन का जो सेंट होता है वो किसके वजह से होता है? तो 100 नंबर का हम लोग करेंगे एक सल्फर यौगिक की वजह से। लहसुन सल्फ्यूरिक यौगिक, लहसुन जो है सल्फ्यूरिक यौगिक जो है, यानी कि सल्फर यौगिक जो है इसी के वजह से लहसुन जो है सल्फ्यूरिक यौगिक से बना होता है, जो इसे तीखी गंध प्रदान करते हैं। और इसका उपयोग जो है डायफोरेटिक के रूप में भी किया जाता है, और रक्तचाप और हृदय रोग के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप और हृदय रोग के इलाज में भी इसका प्रयोग होता है, माने कि लहसुन का प्रयोग होता है। 101 नंबर का देखिए, सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? 101 नंबर का ऑप्शन सी एड्रेनालाइन। ठीक है, एड्रेनालाइन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। एड्रेनालाइन जो है जिसे एक एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, और यह हार्मोन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। यह जो है अनेक जानवरों और कुछ कोशिका वाले जीवों में भी पाया जाता है। तो पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एड्रेनालाइन ये नहीं है। 102 नंबर का सवाल है कि सवाल में क्या पूछ रहा है कि क्रिस्टलिन कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? क्रिस्टलिन कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वो कौन सा है? 102 नंबर का हम लोग करेंगे ऑप्शन बी चीनी चारकोल। चीनी चारकोल कार्बन का शुद्धतम रूप है, और यह जो है हवा की अनुपस्थिति में गन्ना, चीनी या ग्लूकोज को गर्म करके तैयार किया जाता है। समझ गए? अगला सवाल 103 नंबर, जिन रोगियों की शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी हुई होती है उन्हें पीड़ाहार के रूप में क्या दिया जाता है? तो 103 नंबर का हम लोग करेंगे ऑप्शन बी मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है एक बहुत बड़ी प्रभावी शामक यानी कि सेडेटिव है, जो पीड़ाहार है, और इसलिए जो है
जिन रोगियों की शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, उनके लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है और यह बहुत ही उपयोगी होती है। तो जिन लोगों की ऑपरेशन हुई होती है उन्हें पीड़ाहार के रूप में यानी कि दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। ठीक है, 104 नंबर का सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? 104 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे सिलिकॉन। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व जो है सिलिकॉन है और इसकी खोज जो है 1824 ईस्वी में 24 ईस्वी में जो है जे बर्जेलियस के द्वारा किया गया था। समझ गए? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक सिलिकॉन है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 105 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि कौन सी उप परमाणविक कण किसी तत्व के रासायनिक गुणों और प्रतिक्रियाशीलता के लिए जिम्मेदार है? 105 नंबर का आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद 106 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं? 106 नंबर का सही आंसर करेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे या फिर शैवाल और कुछ बैक्टीरिया अपने क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। समझ गए? तो क्या आंसर हो जाएगा? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग अगर ये डेली प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमारा वीडियो आता है और डेली आ रहा है। और अगला पार्ट अगर यदि आप इसका देखना चाहते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 1 से लेकर के 9 तक अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? 107 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करती है और पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती है जो और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 108 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? इसको आधी कर लीजिएगा सीधा सीधी। 108 नंबर का ऑप्शन बी ऑस्ट्रेट। ठीक है, ऑस्ट्रेट ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को इसने जो है अवलोकित किया था। समझे? चलिए अगला सवाल 9 नंबर, और ये सवाल जानना जरूरी है। एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? एलिसा का। ठीक है, और ये जो है बहुत ही घातक बीमारी होता है और इसमें एलिसा का प्रयोग किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। विडोल नहीं होगा, सीटी स्कैन नहीं होगा और बायोप्सी भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए 110 नंबर सवाल। 110 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? 110 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। यदि पानी में नमक मिलाया जाए तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर विलायक का वाष्प दबाव बाहरी वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है और इसी प्रकार यह जो है हिमांक को भी कम कर देता है। समझ गए? तो जब भी पानी में नमक मिलाया जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हम लोग यहाँ पर सही आंसर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 20 सवाल। अगला पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू।